तो बेटा नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस। पढ़ा दिया था जबकि जल्दी से देख रहे हैं एक बार फिर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विसेज स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। तो हमने ऐसे याद किया था कि गांधी जी के डे के साथ रिलेट कर लेंगे 2 अक्टूबर, प्लस ईयर क्या है 1975। ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं पे सवाल आते हैं इनमें ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इज विद डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट at the center, and nodal departments at the state, which may be social welfare, rural development, tribal welfare, health and family welfare, और women and child development। तो मेनली इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये इसको डील करते हैं। बेनिफिशियरीज ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो 6 साल से छोटे बच्चे, चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। बाकी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, वुमन इन एज ग्रुप 15 to 44 years, मतलब जो उनका फर्टाइल पीरियड है उस समय में, 15 to 44 years। और एडोलिसेंट गर्ल्स इन सेलेक्टेड ब्लॉक्स। तो कुल मिला के एडोलिसेंसी वाले जो चिल्ड्रन है, वुमन पूरा जो फर्टाइल पीरियड है, प्लस चिल्ड्रन में तो आ ही जाएगा कि बिलो 6 years, और एडोलिसेंस है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। तो याद रखना ये एज बहुत जरूरी है, 6 साल से कम, वो स्पेशली याद रखोगे, बाकी महिलाओं में तो सभी एज ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे आईसीडीएस के और कुछ जरूरी पॉइंट, वो लास्ट में जो हमारे लिखे होते हैं उनको भी देख ही लेते हैं इसके साथ है। एक मिनट बेटा। लास्ट में जब आके देखोगे आप, ये मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया होगा टॉपिक। यहाँ देखेंगे, माइक ऑफ रखोगे बेटा। तो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1975, बात हो गई हमारी। रिवाइज हुआ है 1978 में, 1982 में। वो कुछ जनरली पूछता नहीं है, पर रिवीजन वाली बात है, सिर्फ टीबी के बारे में जरूर आते हैं, तो वहां हम याद रखेंगे। प्लेस आंगनवाड़ी वर्कर ऑन पॉपुलेशन 1000। तो आपको पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें 1000 की पॉपुलेशन में रखने की बात हुई है। ऑब्जेक्टिव्स में वही 0 to 6 years एज ग्रुप, उसका न्यूट्रिशन वगैरह ध्यान रखना है। 15 से 45 साल महिलाएं, इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन, तो वो सब भी इसमें आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है उनको, कह रहे हैं कम से कम साल के 365 दिन में से 300 दिन हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 300 डेज जो है वो न्यूट्रिशियस फूड मिले, मतलब जितने रिक्वायरमेंट है बॉडी की पर डे वो पूरी होती रहे, कम से कम 300 दिन साल के 365 में से। चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, जो 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर होता है। इसके अलावा कह रहे हैं 4 सुपरवाइजर होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मिड डे मील। देखोगे, वापस आ जाओगे अपने जहाँ नोट्स में कंटिन्यूशन में है चीजें। यहाँ देखेंगे, पेज नंबर 16 है वैसे आपके नोट्स के अंदर, ये मिड डे मील प्रोग्राम। और बेटा मैं देख रहा था प्रोग्राम तो आपके यहाँ सारे ही हैं, उन्होंने घुमा फिरा के सारे ही प्रोग्राम दे दिए हैं, सारे ही प्रोग्राम है आपके सिलेबस में। तो मिड डे मील प्रोग्राम, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट अ मैसिव नून मील प्रोग्राम टू चिल्ड्रन। ठीक है, दोपहर का खाना जो है बच्चों को दिया जाता है। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने सर्विस स्टार्ट की। नेक्स्ट देखो, neither a child that is hungry nor a child that is ill can be expected to learn. Realizing this need, the midday meal scheme was launched in primary schools during 1962-63। तो टाइम याद रखोगे 1962-63 में। क्या चीज माइंड में रखे कि भाई अगर बच्चा भूखा हो तो क्या पढ़ेगा, है ना, भूखे बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका पढ़ने में मन लगेगा। तो 1962-63 में ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने शुरू की। मिड डे मील इम्प्रूव्स 3 एरियाज, क्या क्या चीजें, स्कूल अटेंडेंस, बच्चे स्कूल आते हैं, आप गांव देहात में आज भी देखोगे तो ये एक मेजर कंसर्न है कि ठीक है बच्चों को खाने को मिलेगा, तो पेरेंट्स भी भेज देते हैं, ठीक है। तो स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट्स, ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते, आगे की एजुकेशन पूरी करते हैं। अब बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, ये तो चीज हो ही रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को, ठीक है। तीनों बातें याद रखनी है आपको, अटेंडेंस, ड्रॉप आउट्स रिड्यूस कर देना, और तीसरा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना।
This central government supplies the full requirement of food grains for the program free of cost. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं कि एक तरीके से 100% स्पॉन्सर कर रही है इसको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाइज द फुल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखोगे, सिर्फ जो मार्क की हुई चीज उनको पढ़ना है बेटा, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बेकार उतना याद भी ना हो पाए, कोई फायदा नहीं है। तो जितना मैंने मार्क किया हुआ येलो से वो देखना है। दूसरी बात है, अब क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन की बात चल रही है, तो आप ये नहीं करोगे सिर्फ मिड डे मील पढ़ लिया का बात खत्म हो गई। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर बाद में, लेकिन आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि तब तक थोड़ा सा कि वाइटमिन कितना कितना चाहिए होते हैं, किसकी कमी से क्या हो जाता है। तो टेबल इजीली मिल जाएगी, नहीं है मेरे से ले लो। उनको थोड़ा देखो कि वहाँ किस वाइटमिन की कमी से क्या परेशानी आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, बाकी जो हमारे रूटीन चेकअप होते हैं उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, तो वो एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। जैसे इस बार विटामिन D3 पूछ लिया या ये पीजीटी के अंदर, है ना, तो वो सब न्यूट्रिएंट्स ही हैं बॉडी के जो चाहिए हमको, उनकी कमी हो रही है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करो खुद से भी उनको पढ़ने की कोशिश करना, बाकी प्रोग्राम में तो है ही। देखो, नेक्स्ट है कोऑपरेशन फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। केयर करके ये फाउंडेशन है जिसका नाम है कोऑपरेशन फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, कह रहे हैं ये भी इसमें हेल्प कर रहे हैं, केयर और WFP। नेक्स्ट चलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास फर्स्ट टू एट्थ इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ठीक है, तो मेनली तो यही बात है, गवर्नमेंट से संबंधित ही स्कीम जितने भी हैं, प्राइवेट वाले बच्चों को जरूरत नहीं है, जहाँ जो 10 15 20 हजार फीस दे रहे हैं, है ना, इतनी इतनी फीस चल रही है स्कूल्स की, तो ना तो वो खिलाने वाले हैं और ना ही वहाँ ये स्कीम आती है। ठीक है, तो इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास फर्स्ट टू एट। नेक्स्ट देखोगे, एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities, providing nutritional support to children of primary stage in drought affected areas। कुल मिला के फर्स्ट टू एट क्लास के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ये इसमें मेन चीज है। ठीक है, इस प्रोग्राम की अगली चीजें आगे लिखी हुई है लास्ट में, वहां चल के देखते हैं, बल्कि वहीं ज्यादा जरूरी बातें लिखी हुई हैं, लास्ट में आ जाओगे वही नोट्स में अपने। देखते हैं, एक दो सवाल कर लूं क्या। चलो, कौन बताएगा कि स्पेसिंग के लिए जो टाइम बताया गया था पीछे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो वो स्पेसिंग कितने टाइम की होनी चाहिए, गैप कितना हो दोनों बच्चों में। 3 साल। 3 years। 3 साल। TFR क्या टारगेट है अचीव करने का। 2 GM1। 2.1। 2.1। ठीक है ना, तो याद रखना। बाकी यहाँ चलो आगे आ जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम, ध्यान से देखोगे बेटा, ये जरूरी प्रोग्राम है आपके लिए, और इसी में कुछ जरूरी वैल्यूज भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मिड डे मील प्रोग्राम कह रहे 1925 में मद्रास में स्टार्ट हुआ, फिर ये 1990 के अराउंड कह रहे, फिर 12 स्टेट्स में इसको कर दिया गया, तो वो इतनी खास नहीं। नेक्स्ट चलो, 15 अगस्त 1995, 1995, नेशनल प्रोग्राम और न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो मेनली ये 95 में नेशनल प्रोग्राम चल गया, फिर पूरे देश में मतलब लागू हो गया। ठीक, 95 में 15 अगस्त के दिन। 97 98 में तो पूरे देश में ही कह रहे पूरी तरह से लागू कर दिया। ठीक है, एक कुक जो है 25 बच्चों के लिए रखा जाना चाहिए इसमें, कह रहे हैं अगर 100 तक की स्ट्रेंथ हो किसी स्कूल की तो वहां 2 कुक होने चाहिए। तो ये आंकड़ा याद रख सकते हो कि 25 बच्चों पे एक कुक और 100 बच्चों के ऊपर कम से कम 2 कुक होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखोगे, न्यूट्रिशन। तो क्योंकि 8th क्लास तक के बच्चों का मेनली इसमें ध्यान रखना है, तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक से पांच, एक से 5वीं क्लास तक, मतलब 1 to 5th क्लास, और 6 to 8th क्लास के बच्चे, इस तरह डिवाइड कर लिया। ठीक, तो ग्रेड 1 to ग्रेड 5, ग्रेड 6 to ग्रेड 8। तो 1 से 5 में देखोगे आप, कह रहे हैं कि 450 कैलोरी कम से कम बच्चे को मिलनी चाहिए, जो उसको स्कूल में दिया जा रहा है खाने के लिए। 450 कैलोरीज होनी चाहिए उसके अंदर, प्लस 12 ग्राम लगभग प्रोटीन उसको मिलना चाहिए। 12 ग्राम प्रोटीन। ठीक, एक जनरल कैलकुलेशन होती है कि आपके वजन के हिसाब से आपको जितना वजन हो उतने ही ग्राम प्रोटीन पर डे लगभग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक टाइम की बात कर रहे हैं, बच्चा घर पे भी कुछ खाता होगा, यहाँ तो सिर्फ मिड डे मील दे रहे हैं ना।
घर पे भी तो खाता होगा। तो ये 12 ग्राम लगभग कवर कर रहे हैं। तो सोच लो आप कि ये जो बच्चे हैं फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के, तो करीब 25, 27, 26, 28 किलो इस रेंज में होते होंगे ज्यादातर। ठीक है ना। तो लगभग 12 ग्राम जो है यही कवर कर दिया। तो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। 6 to 8 क्लास की अगर बात करें तो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। ये आपको याद रखनी है, वैल्यूज बहुत जरूरी है। फर्स्ट टू फिफ्थ 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन। 12 ग्राम। फिर प्रोटीन बढ़ जाएगा, 12 से 20 ग्राम हो जाएगा। जब 8 क्लास तक की बात करेंगे तो 8 ग्राम प्रोटीन बढ़ जाएगा, ऐसा भी याद रख सकते हो। क्लास 8 तक चले गए ना, तो 8 ग्राम प्रोटीन बढ़ गया। प्लस कैलोरी जो है वो 700 कैलोरी हो गई। ये भी याद रखेंगे। ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इंडिया को जब ये हम नोट्स बनाए थे तो उस साल बहुत नीचे रैंकिंग मिली थी, मोर देन 100। 101 नंबर पे थे हम, कि जहाँ बच्चे कम भूखे रहते हैं, मतलब। तो हमारा देश जो था 101 नंबर पे था, कि बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ भूखमरी है, कहने का मतलब। खैर, हमारी गवर्नमेंट ने आंकड़े एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे आपने कल की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जो रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में कोविड के टाइम में वो लगभग 5 लाख लोगों के मरने वाली जो एक न्यूज थी कि इतनी डेथ हुई थी लगभग, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि नहीं वो गलत न्यूज है ना। कि लोगों ने उसमें गलत आंकड़े दे दिए और कुछ प्रोपेगेंडा होते हैं ऐसे। ठीक है, आगे चलो। खैर, अगला पेज जो है ना बेटा, ये अभी यहाँ नहीं देखना है, गलत यहाँ लग गया गलती से। इससे अगले पेज को देखोगे, इससे नेक्स्ट पेज देखो। ठीक है, देख रहे हैं आगे। तो कह रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम। इसमें क्या चीजें हैं मेनली इस प्रोग्राम के अंदर? रिड्यूस स्टनिंग, बच्चों की हाइट ना बढ़े वो चीज देखनी है ना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। बच्चे अंडर न्यूट्रिशन में तो नहीं है, लो बर्थ वेट बेबी तो नहीं है, कह रहे हैं इन चीजों को कम करना है। 2% तक, ये टारगेट है 2% तक कम करना है लो बर्थ वेट बेबी। ये जानते हो ना बर्थ वेट बच्चे का कितना होना चाहिए? नहीं पता? तो कुछ लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ, जल्दी से आप लोग लिख लोगे जिनको नहीं पता हो। तो फर्स्ट लिखो, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? जिसको आता है बोल सकता है, नॉर्मल बर्थ वेट बच्चे का इंडिया में। सर 2.5 2.5 2.5 2.5 से ज्यादा 2.5 ठीक है, तो 2.5 से 2.78 किलोग्राम तक का बच्चा इंडिया में नॉर्मली होता है। आप 2.5 किलोग्राम लिख लो, क्योंकि वो एक वैल्यू है जिसको हम आधार बनाएंगे बाकी चीजें आगे पढ़ने के लिए। 2.5 किलोग्राम्स लिख लेंगे जल्दी से। बर्थ वेट बेबी का कितना है? 2.5 किलोग्राम। नेक्स्ट लिखो, लो बर्थ वेट बेबी। less than 2. ठीक है, लेस देन 2.5। less than 2.5 अच्छा, चलो मैं 3 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे बता देना। पहला तो हो गया नॉर्मल बर्थ वेट, ठीक। फिर हो गया लो बर्थ वेट। फिर हो गया वेरी Very low. लो बर्थ वेरी वेट। लो। फिर हो गया एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। अब बोलो एक्सट्रीमली लो कितने से कम होता है? Less less than than 1. 1 kg एक से कम। 1.5 1 या 1.5? 1 1. 1 से। 1 ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट लेस देन। 1.5. 1.5। 1.5 ठीक है, और लो बर्थ वेट लेस देन। 1.8 2.5. हाँ, 2। 1.8 सर 2.5. 2। अरे 2.5 से कम होगा 2.5 ना, जब 2.5 तक less than नॉर्मल। 2.5 हाँ, तो 2.5 से कम है तो लो बर्थ वेट हो गया। बात समझ रहे हो? तो इतना तो दिमाग क्यों लगाना है? तो जल्दी से लिख लो जिनको नहीं पता। एक होता है नॉर्मल, जो बर्थ वेट है वो होगा लगभग 2.5 किलो, यानी उससे ऊपर ही होता है। एवरेज हम 2.78 याद करके रखते हैं। तो वो है नॉर्मल बर्थ वेट। लो बर्थ वेट होता है जब इससे कम हो, जो नॉर्मल वैल्यूज है हमारी 2.5 किलोग्राम। जरूरी है हमारे लिए वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट होता है लेस देन 1.5 किलोग्राम, लेस देन 1.5 किलोग्राम। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है लेस देन 1 किलोग्राम। तो बिल्कुल याद रखेंगे, लेस देन 1 किलोग्राम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। हो गया, हटा दो इसको। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं कि लो बर्थ वेट बेबी जो है ना, उसका इंसिडेंस हम 2% से भी कम करना चाहते हैं, कि जो आंकड़े मिल रहे हैं तो वो 2% से भी कम रह जाए, लो बर्थ वेट बेबी जो है। तो नंबर याद कर सकते हो, 2%। आगे देखेंगे, नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल्स। ठीक है, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई हैं। अभी कह रहे हैं मिड डे मील स्कीम जो है 1 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी, फिर रिवाइज 2004 में हुई। इतना आप छोड़ो, इतना डिटेल मत जाओ। यहाँ देखो आप, जो मिड डे मील देते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है?
कि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड है पर डे के, तो 1/3 हमें पूरा करना है। इस पे रिसेंटली सवाल आया था। पीछे मैंने आपको दो वैल्यूज याद कराई, 1 से 5 क्लास तक 450 और 1200, मतलब माफ करें 12 ग्राम, फिर 700 और 20 ग्राम 8 क्लास तक। एक तो वो याद रखना है स्पेशली। दूसरा आपको याद रखना है कि 1/3 न्यूट्रिशन जो है बच्चे की नीड का वो मिलना चाहिए, ये जरूरी बात है। 1/3 न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और देख लो आगे क्या प्रिंसिपल है इसका, कि फूड, तो फूड जो हम दे रहे हैं स्कूल के अंदर, कह रहे हैं वो सप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि अब आपको ये चीजें मिल रही हैं तो आप जो खा रहे थे दिन में उसको मत खाओ, आपकी पूर्ति हो गई। ये कहना चाह रहे हैं कि वो सप्लीमेंटेशन है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जो खाते हो उसका, आप जो खा रहे थे वो खाते रहोगे अपना नॉर्मल डाइट, बच्चा जो लेता है। तो ये सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, कोशिश ये है कि उससे एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, मतलब और कमी ना हो बिल्कुल। इसमें कह रहे हैं 1/3 कैलोरीज और हाफ प्रोटीन। ये स्टेटस होना चाहिए बच्चे को जो फूड दिया जा रहा है उसमें 1/3 कैलोरीज पूरी हो रही हो और आधी उसकी प्रोटीन की नीड पूरी हो रही हो। टोटल 1/3 ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे का कवर हो जाए। अलग अलग बातें हैं सारी। टोटल न्यूट्रिशन का 1/3 कवर हो जाना चाहिए। कैलोरी जितनी रिक्वायर्ड है 1/3 कवर हो जानी चाहिए, और प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है उसका हाफ उसका कवर हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यूज भी याद रखोगे। फूड कैसा देना है, ऐसा नहीं कि एवोकाडो वगैरह देने लगे कि चलो ये देंगे इसको बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं। कह रहे हैं लोकल सीजनल फूड, कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना है। ठीक है, जो भी आपके यहाँ इजीली अवेलेबल है उसको देख के आपको बनाना है। स्कूलों का इसीलिए शेड्यूल हर जगह अलग अलग है, क्या बनता है खाने के अंदर, ठीक, वो इसीलिए कि वहां के हिसाब से जो लोकल फूड मिलता है उसको देख के तो उस तरह चार्ट प्रिपेयर करते हैं वो लोग। तो लोकल और सीजनल फूड होना चाहिए। टारगेट स्टूडेंट्स क्लास 1 to 8, प्राइमरी वाले 1 to 5th क्लास, तो यहाँ लिखा है 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन, और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 क्लास वही 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60-40 का रेशियो है। कह रहे हैं 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है और 60% सेंट्रल। पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ये वहां के लिए है जो केंद्र शासित होते हैं ना, उन जगहों के लिए 100% सेंटर का स्पॉन्सर होता है। अदरवाइज जो ठीक ठाक से स्टेट है वहां पे 60-40 का रेशियो है, 40% स्टेट और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, वापस आ जाओगे जहां थे हम लोग। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक, जो आपको अलग से बताई मैंने कुछ। अगला ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम होगा, वो काफी जरूरी है, उस पे सवाल आते हैं, देखोगे। तो बस इतना ही था, ठीक है। 1st to 8th क्लास याद रख लेना, मेन चीज वो है। और जितनी आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताई वो याद कर लेना, आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब तक जो बात थी मेनली देखो तो नॉन कम्युनिकेबल की थी, उसमें भी और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, आपसे कभी पूछा जाए कि आयुर्वेद को गवर्नमेंट जो चाहती है कि मेनली किस फील्ड में काम करना है, तो हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन की फील्ड में काम करना है, एक बात तो ये है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो मेन फोकस है ना, वो आयुर्वेद या इस तरह के जो पैथी है उनको लेके मेनली एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे ओबेसिटी हो गई, कैंसर हुआ, तो इस तरह की डिजीज में कैसे ये सिस्टम हेल्प कर सकता है, तो इस पे ज्यादा फोकस है। क्लियर। तो अभी जो हम बात करें वो बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की, जो एक दूसरे के संपर्क में आने पे फैलते हैं, तो देखते हैं। तो द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम ये चल रहा है, आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इट वाज इनिशिएटेड इन असिस्टेंस विद वर्ल्ड बैंक इन ईयर 2004। तो 2004 आपको याद रखना है। आईडीएसपी की फुल फॉर्म याद रखनी है, आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ठीक है, 2004 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखो, दिस सर्विलेंस डेटा इज कलेक्टेड ऑन 3 स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, नेमली एस, पी एंड एल। ठीक है, ये याद रखना 3 तरह के फॉर्मेट हैं ये, एस, पी और एल। एस क्या है, सस्पेक्टेड केस, कि मान लो आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आया, बस वो थोड़ा सा बता रहा है कि वेट लॉस की हिस्ट्री मिली है, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है मुझे, कि टीबी वगैरह तो नहीं गई, वो सस्पेक्टेड केस था। ठीक है, तो एक तो उसकी रिपोर्टिंग का हो गया। एक है प्रिजम्पटिव केस हो गए। प्रिजम्पटिव में कि आपको बिल्कुल फीचर्स मिल रहे हैं, मान लो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, खांसी है, वेट लॉस भी हो रहा है, शाम के समय उसको स्वेटिंग भी हो रही है, प्लस और आपको हिस्ट्री मिल जाती है कि कहीं फैमिली के अंदर एक और केस है ऐसा, है ना, टीबी का, तो उसके संपर्क में आया है, तो इस तरह के केस को बोलते हैं प्रिजम्पटिव केस। ठीक है, इनिशियली आप लोग एग्जामिनेशन की मान लो एक्सरे कराया, तो एक्सरे भी शो कर रहा है कि हाँ है इसको टीबी,
तो ये होते हैं प्रिजम्पटिव केस, इनको लगभग मान लेते हैं कि हाँ है। फिर होते हैं बेटा लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस, है ना। तो इसके अलावा आपने और टेस्ट कर लिया, स्पुटम एग्जामिनेशन करा लिया, आपने मोन्टोक्स टेस्ट करा लिया, हर तरीके से पेशेंट जो है पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो हो गए लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस। ठीक, तो तीन तरह के केसेस हैं, SPL आपको याद रखना है, तीनों के फॉर्मेट अलग हैं, सस्पेक्टेड, प्रिजम्पटिव एंड लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस, तो याद रखोगे। आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक वर्ड सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। एक तो ये कि टू टू स्ट्रेंथन और मेंटेन डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT enabled disease surveillance system for epidemic prone diseases, to monitor disease trends and to detect and respond to outbreaks in early rising phase through trained rapid response team। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, टीम बना दी जाती है इस तरह से, इनका काम होता है क्विक रेस्पॉन्स देना, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो RRT कोविड के टाइम बड़ा हिट हुआ था, इस ये टर्म बड़ी हिट हुई थी। तो रैपिड रेस्पॉन्स टीम वो जो एकदम पहुंच जाया करती थी लोगों के घर पे दवाइयां पहुंचाने या कुछ भी, है ना। तो ये है। दूसरा कि IT इनेबल्ड कर रहे हैं चीजों को, कि एकदम से डेटा जो है दुनिया में कहीं भी बैठ के मतलब कोई देख सके कि हाँ वहाँ एक केस है, क्या हेल्प करनी चाहिए। आगे चलेंगे, प्रोग्राम प्रोग्राम कंपोनेंट ज्यादा नहीं आएंगे इसमें, नेक्स्ट आ जाओगे आगे। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ट्यूबरक्लोसिस की ही पहली बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं। Tuberculosis control activities are implemented in the country for more than 50 years. The National TB program was launched by Government of India in 1962। आपको याद रखना है 1962 में ये प्रोग्राम आया पहली बार, 1962। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर मॉडल इन्वॉल्व विद BCG वैक्सीनेशन एंड TB ट्रीटमेंट। आपको पढ़ाया होगा मैंने थोड़ा बहुत तो टीबी के बारे में, मुझे लगता है वैक्सीनेशन की बात हुई थी। तो कब तक लग जाना चाहिए टीबी का वैक्सीन जो है? 2 weeks तक। जन्म के तुरंत बाद, वरना 14 डेज में, 14 days वरना अदरवाइज फिर 6 मंथ के अंदर ठीक पहला है, डोज लग जाना चाहिए। ठीक है। तो जो इसमें मैक्सिमम टाइम है वो 1 ईयर का है, ये भी आपको मैंने बताया होगा बाद में, 6 मंथ के बाद भी 1 ईयर तक कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड है कि लग जाना चाहिए हर हाल में, वहां तक कोशिश ये होनी चाहिए। बाकी लगाना तो है ही। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पहला जो काम है अस्पताल में बच्चे को वो यही होना चाहिए कि BCG की वैक्सीन लग जानी चाहिए। तो आपको तो ये लगाना चाहिए तुरंत ही, है ना, 2 14 डेज, मतलब विद इन 14 डेज। आगे चलोगे तो इन 1978 BCG वैक्सीन वॉज शिफ्टेड अंडर द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन, पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट कह रहे हैं अ जॉइंट रिव्यू ऑफ NTP वाज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, सिडा इसकी फुल फॉर्म है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, देख सकते हो। नेक्स्ट चलोगे, अगली जरूरी बात है। तो 1962 में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद कह रहे हैं 1992, इसमें क्या हुआ था कि इन सारी संस्थाओं ने मिलकर जॉइंट रिव्यू किया था इसका। उसके बाद सम शॉर्टकमिंग्स वर फाउंड इन द प्रोग्राम, सच एज मैनेजरियल वीकनेस, inadequate funding, over reliance on X-ray, non-standard treatment regimes, low rate of treatment completion, and lack of systemic information on treatment outcomes. Around the same time, in 1993, the WHO declared TB as a global emergency। देखो एक बात तो ये है, यहाँ सिर्फ लिख के छोड़ दिया अभी, कि 1992 में देखा गया कि हाँ कुछ शॉर्टेज थी, मतलब कुछ चीजें थी ठीक से नहीं हो रही थी वो। ठीक है, तो यहीं पे इन्होंने क्या किया था 1992 में, रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लेके आए थे। ठीक है, तो उसी के साथ इन्होंने जो एक नई चीज लेके आए थे वो थी डोट्स। तो वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक, तो याद रखना 1992 के अंदर रिवाइज प्रोग्राम आया था जिसमें डोट्स को भी इंक्लूड किया गया था। बाकी यहाँ देखो कह रहे 1993 में, यानी 1 साल बाद है, WHO ने टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया पूरी दुनिया में। मतलब टीबी ऐसी डिजीज है, यहाँ इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, 1993 के अंदर टीबी एज अ ग्लोबल इमरजेंसी। डिवाइस द डायरेक्टली, ये लिखा है यहाँ पे, डिवाइस द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डोट्स ये फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। डोट्स की फुल फॉर्म क्या है पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल वाला हो सकता है, कोई घर का ऐसा व्यक्ति हो सकता है केयर टेकर, जैसे आजकल जेरेट्रिक कैंप चल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक फैमिली मेंबर का नंबर लेने को कहा गया है जो कैंप लग रहे हैं, कि एक फैमिली में आपकी जो ख्याल रखता है आपका, उसका नंबर दो। तो ऐसा व्यक्ति एक होना चाहिए कम से कम, कि हम घर में कहते हैं कि भाई ख्याल रखो जब दवाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सामने दवा खिलाओ, है ना, फेक ना देते हो, है ना, प्लस कोर्स पूरा करें जो टाइम है इसमें, कि 6 महीने का, 9 महीने का या 12 महीने का, वो टाइम पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट के अंदर जो है, इसमें कौन व्यक्ति करेगा, मतलब मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति होगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही हो, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। क्लियर?
आगे चलो। एंड रिकमेंडेड टू फॉलो इट बाय ऑल कंट्रीज। आगे चलेंगे। एक चीज होती है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट केसेस। ठीक है, तो ये टर्म जो चल रही है एंटीबायोटिक्स के रेफरेंस में बहुत चल रही है आजकल। क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या और भी जो हायर ड्रग्स है, तो वो लोग नॉर्मली यूज कर ले रहे हैं ओपीडीज के अंदर, खासकर गांव देहात में। तो उसकी वजह से अब वो केसेस जो आते हैं, तो उन पर ये एडवांस ड्रग्स भी काम नहीं करते, क्योंकि वो पहले उनको खा चुके होते हैं और ठीक से नहीं खाई होती। कि मान लो कोर्स है 5 दिन का, 7 दिन का, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, आराम लग गया, छोड़ दी दवाइयाँ। तो उन ड्रग्स के अगेंस्ट क्या होता है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सेम चीज होती थी जो टीबी के पेशेंट थे, कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अब ट्रीटमेंट इतना लंबा है कि मान लो 12 महीने का है। ठीक है, 2 फेज होती हैं इसमें, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज, हम आगे पढ़ेंगे उनको भी। तो लोग क्या करते हैं कि चलो जो इनिशियल फेज है, इंटेंसिव फेज, मान लो वो तो कर ली ठीक से, फिर धीरे धीरे थोड़ा ऐसे हो गए, हम ठीक होने लगे, अब दवाइयाँ नहीं खाई जा रही, मुझे भूख नहीं लग रही, दिक्कत हो रही है, तो लोग थोड़ा सा दवाइयों में लापरवाही कर देते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि वो दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे केस कहलाते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, टीबी के, एमडीआर। क्लियर, तो याद रखोगे। तो ऐसे केसेस को कहना है कि हर साल कह रहे हैं बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं एवरी ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फॉर अचीवमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ अ टीबी फ्री इंडिया, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल 2012-17 was documented with the goal of universal access to quality TB diagnosis and treatment for all TB patients in the community। तो इसमें आपके काम की बात है नहीं, ये समझ ही रहे हो, हम यही चाहेंगे टीबी फ्री हो जाए, लेकिन कोई काम का पॉइंट नहीं आया इसके अंदर। मेनली याद रखना है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस कौन से होते हैं, तो वो आगे हम देखेंगे। और नेक्स्ट चलोगे, कह रहे हाउएवर टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। अच्छा, ये याद रखना आपको कि टीबी को कब तक हमारा टारगेट है कि हम इसको खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। मतलब बात समझ रहे हो ना, एलिमिनेट क्यों कहा हमने? क्योंकि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड की बात करते तो क्या टर्म यूज करते? इराडिकेशन। इरेडिकेशन, है ना, इरेडिकेट की बात करते, ठीक। तो हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं खाली यहाँ। तो एलिमिनेट टीबी इंडिया बाय 2025, तो आपको ये पता होना चाहिए 2025 तक हम चाहते हैं एलिमिनेट करना। एक बार आगे देखो, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017-25, इसमें क्या है? तो ये चीज है मेन, ध्यान से देखो, डीटीपीबी। फिर मुझसे पूछते हो, मुझे याद नहीं रहेगा सारा, तो बेटा देख लेना जो भी शॉर्ट फॉर्म आई है, तो कहीं ना कहीं पीछे नोट्स के अंदर उनकी फुल फॉर्म भी होगी, तो वहां से आप देख लेना। तो इसका मतलब है डी से डिटेक्ट करना पहले केसेस को, फिर उनको ट्रीट कराना, फिर फर्दर ना हो उनको डिजीज तो प्रिवेंट करना, और कह रहे हैं फिर बिल्ड करना, कि इस तरह ये जो है चेन, इसको बिल्ड करते चले जाओ, कि आप सारे केसेस को आपने डिटेक्ट कर दिया हो पहले, तो वो जरूरी है डिटेक्शन, ट्रीट कर लिया हो, फिर प्रिवेंट कर लिया हो, फिर इस चेन को है बिल्ड करके रखो, मेंटेन करके रखो, कि हाँ सब ट्रीटेड है केसेस। आगे चलेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ टीबी केसेस, कह रहे हैं कौन कर सकता है, अगेन जरूरी बात है। तो आपसे पूछे कोई टीबी का केस कौन रिपोर्ट करेगा, सीधी सी बात है, कोई भी कर सकता है, खुद पेशेंट भी कर सकता है ना, अस्पताल कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स कर सकते हैं, अब तो मेडिकल स्टोर वाले भी कर सकते हैं, सबके लिए कर दिया है। ठीक है, तो अगेन, तो दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी। तो नोटिफिकेशन ऑफ ऑल टीबी पेशेंट्स फ्रॉम ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज मेड मैंडेटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंस 2012। तो आप ये बात याद रखोगे, कोई भी नोटिफाई कर सकता है। आगे चलते हैं, एक निक्षा योजना चल रही है इसमें, जिस तरह हम लोगों ने देखा होगा, मैं दो टर्म्स बोल रहा हूँ, जिसको भी मतलब पता हो उसका बोल सकता है। ये चलो मैं स्पेसिफिक ही पूछ लेता हूँ। देवांगी, हाँ जी सर। बेटा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से संबंधित महिलाओं की हमने एक टर्म देखी थी, LPS और HPS, इनका क्या मतलब है? लो परफॉर्मेंस स्टेट और ठीक, हाई परफॉर्मेंस स्टेट। क्लियर बेटा, है ना। तो जैसा हमने वहां देखा था कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स थे, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स थे, तो उनमें क्या था, कुछ इंसेंटिव दिया जाता था, है ना, कि वो आ, कोई डॉक्टर लेके आया पेशेंट को, डिलीवरी कराई है उसके लिए मान लो, या आशा के लिए, है ना, और पेशेंट के खुद के लिए, पेशेंट मतलब लेडी के लिए, तो वहां हम लोगों ने इंसेंटिव्स की बात देखी थी, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कितना मिल रहा है और उसको कितना मिल रहा है, महिला को। इसी तरह यहाँ भी है। तो निक्षय, तो देखेंगे इसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम भी है, आगे लिखा होगा, एक मिनट, चलो आगे होगा भी देखते हैं फिलहाल।
ये कह रहे हैं कि वेब पोर्टल है निक्षय। टू facilitate TV notification, RNTCP has developed a case-based web-based TV surveillance system called निक्षय। ठीक है, अच्छा निक्षय क्या है? तो निक्षय कह रहे हैं कि वेब बेस्ड सिस्टम है, मतलब पूरा मॉनिटर करने के लिए कितने केसेस कहाँ पे हैं। हम लोगों ने जो बात की निक्षय, ऐसे नाम बेटा उसका भी है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ, थोड़ा सा देखेंगे आगे। ये इंसेंटिव्स लिखे हैं इसी में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई इसके अंदर, मतलब पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया गया कह लो। तो ये देखोगे इंसेंटिव क्या क्या है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। कह रहे हैं 250 रुपये नोटिफिकेशन ऑफ अ टीबी केस डायग्नोज्ड एज पर स्टैंडर्ड्स फॉर टीबी केयर इन इंडिया। 250 रुपये मिलता है कंप्लीशन ऑफ एवरी मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है 1 महीने का। फिर 500 रुपये कंप्लीशन ऑफ एंटायर कोर्स ऑफ टीबी। तो आपको रटना नहीं है, इसको छोड़ो आप, बस इतना याद रखो कि इसमें भी इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहा है, इस पे सवाल नहीं आते हैं क्योंकि। नेक्स्ट है टीबी की कुछ ड्रग्स लिखी हुई हैं बेटा, इनको ध्यान से देख लोगे। इनकी डोज भी पूछ लेता है और साइड इफेक्ट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम एक ये स्टैंडर्ड ये ट्रिक है जो याद रखी जाती है, इस नाम से ही जानते भी हैं इनको, श्रेज, SHREZ। एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एच यूज होता है आइसोनायाजिड के लिए, याद रखना। ठीक है, आर हो गया हमारा रिफेम्पिसिन, ई हुआ इथम्ब्यूटोल और जेड हुआ पायरेसिनामाइड। ऐसे ही लिखते हैं इसको श्रेज। ठीक है, एस यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एच आइसोनायाजिड हुआ, आर रिफेम्पिसिन, ई इथम्ब्यूटोल के लिए यूज करते हैं और जेड यूज करते हैं पायरेसिनामाइड के लिए। इनकी डोज अगर ध्यान से देखोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा दो पहले, अभी उसको नहीं विचार कर रहे, बाकी देखो आप 5, 10, 15 और 25। अगर ऐसे कहना चाहो कि 5-5 मिलीग्राम डोज बढ़ रही है, पर किलोग्राम बॉडी वेट डोज लिखी है यहाँ पे, पर लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह देखो आप, तो क्या हो रहा है कि 5-5 से बढ़ती जा रही डोज, 5, 10, 15 और फिर 20 नहीं है 25 है, बस हल्का सा डिफरेंस है, तो याद रह जाता है लेकिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो सामने इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इनकी वजह से। तो फर्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ऑटोटॉक्सिक है, कानों के लिए अच्छी नहीं है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनाइजिड, आई से स्टार्ट होता है, तो याद रखते हो कि आयरन डेफिशिएंसी इसकी वजह से हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी। तो ये भी जरूरी बात है कि जब आइसोनाइजिड देते हैं कह रहे हैं, तो उसके साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे, विटामिन B6 दिया जाता है आइसोनाइजिड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस उतना खास नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी याद रखना, विटामिन B6 देते हैं इसके साथ, ये याद रखना। रिफेम्पिसिन की बात करें तो ऑरेंज कलर यूरिन बहुत जरूरी है, ऑरेंज कहेंगे रेड लिखा भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो ऑरेंज टू रेड कलर यूरिन रिफेम्पिसिन की वजह से। नेक्स्ट है इथम्ब्यूटोल, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस ध्यान रखेंगे। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी वो ऑटोटॉक्सिक थी, ठीक है, और इथम्ब्यूटोल जो है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर रहे हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस याद रखेंगे। नेक्स्ट है पायरेसिनामाइड, तो हाइपर यूरिसीमिया, सवाल पूछ लेता है इनमें से कौन सी ड्रग है जो गाउट को प्रेसिपिटेट कर सकती है। ठीक है, तो पायरेसिनामाइड है। तो किसी को गाउट है, हिस्ट्री है यूरिक एसिड बढ़े होने की, तो देख लो हाइपर यूरिसीमिया कोज करता है पायरेसिनामाइड। ठीक है, तो याद रखेंगे। ऑल ड्रग्स आर रीनल एंड हिपेटोटॉक्सिक, तो पूछता है इसमें भी कि सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक कौन सी ड्रग है, तो पायरेसिनामाइड जो देख पा रहे हो लास्ट में, ये सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक है पायरेसिनामाइड, तो ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, पायरेसिनामाइड मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक प्लस गाउट को बढ़ाती है, सारे साइड इफेक्ट बहुत जरूरी हैं, तो बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। रटना बेटा आपका काम है, मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन ये आपका पार्ट है, रटना बाद में इनको। आगे चलोगे, ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, टाइम क्योंकि सेशन का फिनिश हो रहा है, चलो इसको ब्रेक के बाद ही देखेंगे, अदरवाइज रह जाएगा। तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है ब्रेक के बाद देखते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। 10 मिनट्स वापस आओ। थैंक यू।